प्यारे साथियों नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एमपीटेक वर्ग 2 की प्रैक्टिस क्वेश्चन की सेकंड क्लास की 11 क्वेश्चन कर लिए थे। अब इससे आगे के जो भी प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो आपका जो 12वां प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार है कि लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आपके एमपीटेक 2018 से लिया गया प्रश्न है। इसमें जो आपकी स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जोड़ व घटाव के तहत पूर्ण संख्याओं को बंद किया जाता है, लेकिन इसमें लिखा है कि गुणा एवं विभाजन के तहत नहीं। दूसरा है कि शून्य को छोड़कर जोड़ घटाव गुणा एवं विभाजन के तहत पूर्णांक को बंद किया जाता है। तीसरा है जोड़ घटाव गुणा एवं विभाजन के तहत परिमित संख्याओं को बंद किया जाता है। और आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वह है कि केवल आपका जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वह आपका सत्य है। दूसरा है कि 2 और 3 जो है वह आपके सत्य है। तीसरा है कि तीनों आपके सत्य हैं और चौथा है कि तीनों असत्य हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वह आपका ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जोड़ व घटाव के तहत पूर्ण संख्याओं को बंद किया जाता है और परंतु गुणा एवं विभाजन के तहत नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि जो इसमें आया है बंद शब्द, ठीक है, उसके लिए हम लोग या तो बोलते हैं समवृत्य या फिर इसके लिए बोल सकते हैं समवरक। इसी के लिए इन लोगों ने यहाँ पर जो आपका ये शब्द आया है बंद उसका प्रयोग किया है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि आपके पूर्ण संख्याओं की बात की जाए तो पूर्ण संख्याओं में जो आपकी 4 संक्रियाएं होती हैं कौन कौन सी? जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग। इसमें से जोड़ और जो ये आपका होता है गुणा, इसके लिए पूर्ण संख्याएं आपकी समवृत्त होती हैं और जो शेष 2 संक्रियाएं हैं आपकी कौन कौन सी? घटाव और ये भाग, इसके लिए पूर्ण संख्याएं समवृत्त नहीं होती हैं। ठीक, तो यह जो आपका स्टेटमेंट है यह रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें लिखा है जोड़ व घटाव के तहत पूर्ण संख्याओं को बंद किया जाता है। जोड़ में तो होती हैं लेकिन घटाव में नहीं होती हैं। यहाँ आपका लिखा है कि गुणा में होती हैं और इसमें ये आपका क्या बोलते विभाजन, इसके तहत जो पूर्ण संख्याएं हैं वह आपकी बंद नहीं होती हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कि शून्य को छोड़कर जोड़ घटाव गुणा और लिखा है विभाजन के तहत पूर्णांकों को बंद किया जाता है। तो जो पूर्णांक होते हैं, ठीक, हम लोगों ने थ्योरी की क्लास में इसके लिए पढ़ा है कि जो 4 संक्रियाएं होती हैं आपकी जोड़ घटाव गुणा और भाग, इसमें से आपकी ये जो ऊपर की 3 संक्रियाएं होती हैं जोड़ घटाव और ये क्या बोलते गुणा, इसके लिए पूर्णांक समवृत्त अर्थात बंद होते हैं और जो आपकी भाग की संक्रिया है उसके लिए पूर्णांक बंद या समवृत्त नहीं होते हैं। तो इस कारण यह कथन भी आपका रॉन्ग हो गया। ठीक, अगर इसमें आपका ये छोड़ देते, जो भाग की संक्रिया है उसको छोड़ देते तो यह आपका जो स्टेटमेंट था वह ट्रू हो जाता, सत्य हो जाता। तीसरा जो आपका स्टेटमेंट उसमें लिखा है जोड़ घटाव गुणा एवं लिखा है विभाजन के तहत परिमेय संख्याओं को बंद किया जाता है। तो जो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, एक थ्योरी में हमने देखा है कि यदि इसमें शून्य को छोड़ देते तो यह आपकी चारों संक्रियाओं के लिए समृद्ध हो जाता, लेकिन इन लोगों ने यहाँ स्टेटमेंट में शून्य के लिए छोड़ा ही नहीं है, इस कारण से यह स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो इसमें ये आपकी जो तीनों स्टेटमेंट थे वह तीनों आपके असत्य हुए, अर्थात ये जो डी आपका ऑब्जेक्ट है यह आपका ही होगा इस प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर। तो प्रश्न क्रमांक 13 में हम लोगों के लिए दिया गया है कि माइनस योग 1 के योगात्मक लिखा है कि तत्समक योगात्मक प्रतिलोम और इसमें लिखा है गुणात्मक जो तत्समक है वह क्या है। ठीक, तो यह भी आपका एमपीटेक 2018 से लिया गया है। तो जो -1 है, -1 का हमारे लिए तीनों चीजें निकालनी है, लेकिन इसमें क्या है
कि मैं एक बात आप लोगों के लिए बता दूं कि इसमें जो ये आपका ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जो चारों ऑब्जेक्ट, उसमें यह दिया गया है क्रम, अर्थात जो सबसे आगे वाली संख्या है वह है आपकी होगी क्या, योगात्मक, योगात्मक वह हो जाएगी तत्समक। ठीक, और जो बीच वाली संख्या है, बीच वाली संख्या आपकी योगात्मक प्रतिलोम होगी, योगात्मक प्रतिलोम, अर्थात एडिटिव इनवर्स। और जो आखिरी वाली संख्या है इसमें, ये आपकी हो जाएगी गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। तो अब हम लोग इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो -1 है, यदि -1 का हम लोग देखें क्या, योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक, तो वह हो जाएगा आपका क्या, 0। ठीक, हम लोग जानते हैं कि हमेशा जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है वह आपका 0 ही होता है। अब इसके बाद सेकंड निकालना है हमें योगात्मक प्रतिलोम। ठीक, अर्थात एडिटिव इनवर्स। ठीक, तो प्रतिलोम में क्या होता है, प्रतिलोम में कि अगर आपकी संख्या क्या है, अगर आपकी संख्या है कौन सी, नेगेटिव, तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम आएगा वह आएगा पॉजिटिव। और यदि आपकी संख्या है पॉजिटिव तो उसका योगात्मक प्रतिलोम आएगा नेगेटिव। ठीक, तो हमारी संख्या क्या है, यहाँ हमारी संख्या यहाँ पर दी गई है कौन सी, नेगेटिव, इसलिए इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वह है आपका पॉजिटिव होगा। तो इसमें डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं कि जब भी हम लोग प्रतिलोम ज्ञात करते हैं तो प्रतिलोम, जैसे हमारे पास संख्या a है तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा -a। यदि हमारे पास संख्या 1/a है तो इसका प्रतिलोम भी आपका -a ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर -1 होने के कारण जब हम लोग इसका प्रतिलोम निकालेंगे तो यह आपका हो जाएगा क्या, +1। ठीक, फिर इसके बाद अब हम लोग निकालते हैं तीसरा, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। तो यह क्या होता है, यह होता है कि यदि हमारे पास कोई संख्या a है तो इसका गुणात्मक तत्समक होगा क्या, 1। ठीक, क्यों, अगर हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि यदि हमारे पास संख्या a है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा। तो यदि हमारे पास संख्या 1/a है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम a होगा। ठीक, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि योगात्मक जो आपका तत्समक है वह 0 हुआ, फिर योगात्मक प्रतिलोम 1 हुआ, और फिर आपका गुणात्मक जो तत्समक है वह 1 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर a। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 पर। प्रश्न क्रमांक जो आपका 14 है उसमें दिया गया है कि 2,18,010 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी है। यह भी आपका 2018 के पेपर से लिया गया प्रश्न है। तो संख्या है हमारे पास क्या कि 2,18,010 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या जब भी हमारे लिए निकालनी होती है तो दी गई संख्या में से हम लोग एक क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और यदि हमारे लिए निकालनी होती है कौन सी संख्या, हमें निकालनी होती है परिवर्ती संख्या, दी गई संख्या में एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, अर्थात इसमें से हम लोग एक घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2,18,009। ठीक, यह आपका आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर। तो प्रश्न क्रमांक 15 में लिखा है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए किस गुण का उपयोग किया जा सकता है, और साथ में हमें हल ज्ञात करना है। और प्रश्न दिया गया है कि 98654.7 इंटू 726 प्लस 98654.7 इंटू 2274। ठीक, तो इसमें हमारे लिए एक तो बताना है गुण और दूसरा बताना है इसका हल। तो सबसे पहले हम दिए गए प्रश्न को यहाँ लिख लेते हैं। यह है आपका
98,654.7 इंटू 726 प्लस 98,654.7 इंटू 274। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये जो आपका साइन है वह कौन सा साइन है, यह दिया है आपका प्लस का। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका एक पद और ये वाला हो जाएगा आपका दूसरा पद, ठीक। और दोनों में से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या? 98,654.7 और इसमें भी यह है, इसको हम लोग ले लेंगे कॉमन। यह हो जाएगा 98,654.7। यह कॉमन आने के बाद यहाँ बजेगा आपका 726 प्लस यहाँ हो जाएगा 274। अर्थात इसको देखने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है कि यहाँ पर है गुणा और यहाँ आ गया है आपका प्लस, अर्थात जो। तो जब ये दोनों चिन्ह के साथ कुछ ऐसा दिया होता है तो हम लोग यह जानते हैं कि यह कौन सा गुण होता है। यह गुण होता है आपका वंटनता। इसके लिए हम लोग बोलते हैं वितरणात्मक गुण, वितरणात्मक गुण, ठीक। और यदि इसको हम लोग और आगे सॉल्व करें तो हम लोगों के लिए प्राप्त होगा क्या कि यहाँ हम लोगों के लिए प्राप्त हो जाएगा 98,654.7 और इंटू इसको जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहा है 1000। और जैसे ही 1000 का इसमें गुणा होगा तो यह हो जाएगा आपका 98,654,700। यहाँ एक शून्य और ये एक अंक के पूर्व में यहाँ पॉइंट होने से यहाँ 3 शून्य ना आके 2 आ गए और ये आपका जो पॉइंट था वह हट गया। तो यहाँ ये आपका जो आंसर है वह सी हो जाएगा। इसमें लिखा है वितरणात्मक गुण और हल होगा आपका कितना 98,654,700। ठीक। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 में लिखा है कि निम्नलिखित संख्या के रिक्त स्थान को भरने के लिए विकल्पों में से अंकों का चयन करें जिससे कि बनने वाली जो संख्या है वह 3 से विभाजित ना हो। ठीक। तो यहाँ एक संख्या दी गई है जिसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो 3 रिक्त स्थान के बाद यहाँ पर संख्या है 9745। ठीक। तो हमें जो यहाँ 3 ये खाली स्थान है इसमें ये 4 ऑब्जेक्ट में से जो 3-3 अंक दिए गए हैं उसमें से कोई एक ऐसा चूज करना है कि जिससे जो संख्या प्राप्त हो हमारे लिए उसमें 3 का भाग ना जाए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो दी गई संख्या उसके अंक जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 7 20। ठीक। तो इसका योग आ गया 25। अब इस योग में इनके भी हम लोग योग ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका योग हो जाएगा आपका 9 और 8 17 6 23 और ये हो जाएगा 8 और 7 15 5 20 और ये हो जाएगा आपका 8 7 15 6 21 और यहाँ ये हो जाएगा 9 और 3 12 और 2 14। तो यहाँ के जो योग हैं वो बारी बारी से यहाँ पर ये प्राप्त हो गए हैं। अब हम इसको 25 को इनमें बारी बारी से जोड़ते जाएंगे और जो योग प्राप्त होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो यहाँ जब हम लोगों ने 25 में 23 जोड़े तो यहाँ प्राप्त हुआ हमारे लिए कितना 48 और 48 में आपका 3 का भाग जाता है, इसीलिए यह ऑब्जेक्ट तो आपका नहीं होगा। फिर 25 में हम लोगों ने जोड़ा 20 तो हमारे लिए प्राप्त हुआ कितना 45। ठीक। और 45 में अगर हम लोग 3 का भाग दें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए यह भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब इसके बाद जो सी है 25 में हम लोगों ने जब 21 जोड़ा हमें प्राप्त हुआ कितना 46 और 46 में हमने देखा कि 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए यह आपका आंसर होगा। और 25 में जब हम लोगों ने जोड़ा कितना 14 तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ 39 और 39 में हम लोगों ने देखा कि 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक। तो हमें यहाँ जो ये रिक्त स्थान थे उसमें ऐसी संख्याएं डालनी थी कि जिनका योग प्राप्त होने पर वह 3 से विभाजित ना हो पाए।
इसमें हम लोग लिखेंगे 7 6 8 इन 3 खालिस्तान की जगह पर। ठीक, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी 7 6 8। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 17वां देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17वां में लिखा है कि 3 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या का चयन करें। यह भी आपका 2018 का प्रश्न है। ठीक, तो 3 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या, तो सिंपल सी बात है, 3 की विभाज्यता का रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। तो 3 की विभाज्यता क्या होती है? 3 की विभाज्यता होती है कि दी गई संख्या के सभी अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, अन्यथा वह 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, तो हम लोग यहाँ जो भी संख्याएं दी गई हैं उनके हम लोग अंकों का योग निकाल लेते हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका 9 और 8 17, 17 और 7 24 और 6 30। यहाँ ये प्राप्त हो रहा है 30, और 30 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए यह आपका विकल्प आंसर नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं तो ये हो गया 7 और 2 9 और 6 15, 5 20 और 7 27। ठीक, तो 27 में भी 3 का भाग जाता है, इसलिए यह ऑब्जेक्ट भी आपका उत्तर नहीं होगा। यहाँ तो आपका ये हो गया 45। ठीक, तो 45 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए यह भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ चलते हैं तो ये हो गया 8 और 6 14 और 2 16, 5 21 और 7 28। ठीक, तो 28 में हम लोग जब 3 का भाग देंगे तो 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा ही नहीं, इसलिए यह जो आपका 75,286 है यह आपका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 18 पर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 18 में लिखा है कि पूर्णांक 97 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यह भी आपका 2018 का क्वेश्चन है। क्या निकालना है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमें निकालना है। यह क्या होता है? यह होता है कि यदि हमारे पास कोई संख्या a है तो इसका एडिटिव जो आपका योगात्मक प्रतिलोम है वह हो जाएगा -a, और यदि हमारे पास कोई संख्या है -b तो उसका योगात्मक प्रतिलोम आपका हो जाएगा केवल b। तो यहाँ में 97 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो 97 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -97, अर्थात C जो है वह आपका आंसर होगा। अब प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 19 में लिखा है कि पूर्णांक संख्या के वितरणात्मक गुण दर्शाने वाली व्यंजक का चयन करें। 2018 का क्वेश्चन यह भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 ऑब्जेक्ट में 4 व्यंजक दिए गए हैं और इनमें से हमें यह देखना है कि कौन सा हमारा जो व्यंजक है वह आपके वितरणात्मक गुण का पालन कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यहाँ ये जो है 441 गुणा 352 गुणा 568 बराबर, ये भी आपका 441 गुणा 352 गुणा 568, अर्थात ये ब्रैकेट पहले यहाँ था और यह ब्रैकेट आपने जो बराबर के उस तरफ गए तो यहाँ पर आ गया, अर्थात यह जो नियम है वह आपका साहचर्यता गुण का पालन कर रहा है। फिर हम लोग चलते हैं सेकंड पर। तो सेकंड में लिखा है 241 गुणा 367 धन 543 बराबर 241 गुणा 367 और 241 गुणा 543 और बीच में धन है। ठीक, तो यह जो है यह आपका वितरणात्मक गुण का पालन कर रहा है। ठीक, आगे के चाहो तो आगे के भी और देख सकते हो। 831 धन 511 है बराबर 511 धन 831। तो यह है आपका क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ठीक, और जो अंतिम है, अंतिम में यदि देखा जाए तो यह भी आपका 3 संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम है। ठीक, तो हमारा आंसर होगा बी। बी में ही आपका जो ये था गुण उसका, या जो बी में दिया गया जो व्यंजक है वह आपका इस वाले गुण का प्रदर्शन कर रहा है, अर्थात वितरणात्मक गुण प्रदर्शित कर रहा है।
अब इसके बाद हम लोग अंतिम प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 20। तो प्रश्न क्रमांक 20 में लिखा है कि यदि एक धनात्मक संख्या x को 5 और 3 से विभाजित करने पर प्राप्त संख्याओं के बीच अंतर 1 है तो ये जो 4 व्यंजक दिए गए हैं इनमें से सत्य होगा। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ आपकी धनात्मक संख्या x है, उसको आपको 5 से भी भाग देना है और उसको आपके लिए 3 से भी भाग देना है। तो एक बात और यहाँ आप लोग ये जान लो, यदि जब हम लोग 5 से उस धनात्मक संख्या में भाग देंगे तो जो हमें भागफल प्राप्त होगा, ठीक, वह इसकी अपेक्षा जो भागफल प्राप्त होगा उससे छोटा होगा। अर्थात यहाँ जैसे कि हम लोग अगर x के स्थान पर आपका जैसे 15 होता और आप 5 का भाग देते तो 3 बार जाता, और यदि 15 में आप 3 का भाग दोगे तो 5 बार जाएगा। देखो छोटी संख्या से उसी संख्या में भाग दोगे तो भागफल बड़ा आएगा, और बड़ी संख्या से उस संख्या में भाग दोगे तो भागफल छोटा आएगा। अर्थात यहाँ जो x में जब आप लोग 5 का भाग दोगे, ठीक, तो यहाँ 5 और 3 में से 5 बड़ा है, तो जब बड़ी संख्या का भाग दोगे तो भागफल कैसा प्राप्त होगा, छोटा, ठीक। और जब 3 का भाग दोगे तो इसकी अपेक्षा यहाँ पर भागफल बड़ा प्राप्त होगा। इतनी बात आप लोगों के लिए समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस प्रकार से कि जब आपका अंतर 1 आ रहा है, अर्थात दोनों भागफल को घटाने पर जो प्राप्त अंतर है वह आपका 1 आ रहा है, वो भी कैसा, वो 1 आ रहा है आपका कैसा, धनात्मक, ठीक। तो यदि आप लोग छोटे में से अर्थात x/5 में से जब x/3 घटाओगे तो यहाँ पर जो आपका अंतर होगा वह कैसा आएगा, वह आएगा आपका नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आप छोटी संख्या में से कौन सी संख्या घटा रहे हो, बड़ी संख्या। इसीलिए जो हम लोगों के लिए लिखना चाहिए वह कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा कि जो यहाँ बड़ा भागफल आएगा वह किससे प्राप्त हो रहा है, x/3 से, और उसमें से घटाएंगे हम लोग x/5 से जो भागफल प्राप्त होगा। जब दोनों को घटाएंगे तो हमें अंतर में यहाँ पॉजिटिव की संख्या प्राप्त होगी, यानी कि यहाँ प्राप्त होगा धनात्मक 1, ठीक। तो अब हम इसके लिए देख लेते हैं कि यह हमारे लिए कौन से ऑब्जेक्ट में दिया गया है। यहाँ हम लोग देखते हैं x/3 माइनस x/5, तो x/3 माइनस x/5 इज इक्वल टू 1। ये जो आपका ऑब्जेक्ट बी है वह आपका सत्य होगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे के जो प्रश्न हैं, और भी अभी 2018 के पेपर के बहुत से प्रश्न शेष हैं, उनको मैं अगली जो आपकी क्लास होगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाली, उसमें मैं शेष आपके जो भी प्रश्न होंगे 2018 के पेपर से संबंधित मैं उसमें सॉल्व करवाऊंगा। और सीटेट के भी कुछ शायद क्वेश्चन हैं, मैं उनके लिए देख लूंगा, तो अगर वो भी प्राप्त होते हैं तो मैं उनके लिए भी अगली क्लास में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में साथ में एमपीटेट 2018 के साथ साथ सीटेट के भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। और इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए जो भी आपका टेट का सिलेबस है उसको मैं पूर्णतः फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर मैं करवाऊंगा। तो इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।